हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट एग्जांपल, which is example 28. Solve the following system of equation by matrix method. As we can see, these are the three equation and we need to find the solution of these three equation using matrix method. As we know that we have already studied two method, which is elimination method and substitution method in earlier standard, and based on those method we can easily find the value of x, y, and if it is having three variables x, y, z, then we might have find x, y, z using those method. But I told you in our last videos that it become very lengthy using elimination or substitution. If you want to find the solution, it might be very lengthy and very complicated. So that's why I already told you that we can use matrix method also to find the solution of equation. Well, in exam they will always ask to find the solution using matrix method. If this sentence is not given, you are free to choose any of the methods. आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो, बट वहाँ पे भी मैं अगेन बोलूँगा कि भाई आप मैट्रिक्स मेथड ही चूज़ करो प्रायोरिटी में, क्योंकि इसी मेथड से आप फटाफट से आंसर बना सकते हो विदाउट हैविंग एनी एरर. Okay, now how we can apply this matrix method? For that I just need to convert this three equation in ax equal to b format. Okay, first of all we need to just convert this equation into this form, and then we need to find determinant a. If it is not equal to 0, then we can multiply a inverse at both the side. As we can see, a inverse into a equal to I, so I into x equal to x, so x equal to a inverse b. A inverse हमको अलग से फाइंड करना है, एज वी हैव ए ऑलरेडी इन द इक्वेशन, उसका इन्वर्स फाइंड करो, एंड बी तो ऑलरेडी गिवन है डेटा में, वो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी हमको मैट्रिक्स मिले दैट इज़ अवर फाइनल मैट्रिक्स एक्स, और ये जो भी एक्स मैट्रिक्स होगा वही हमारा सॉल्यूशन होगा. ठीक है, तो चलो फटाफट से मैं ए एक्स इक्वल टू बी का फॉर्मेट दिखाता हूँ आपको. दिस इज़ व्हाट द फॉर्मेट ऑफ ए एक्स इक्वल टू बी. ये जो आगे लिखा है उसको हम a बोलेंगे, बीच में लिखा है उसको हम x कैपिटल X बोलेंगे, और जो लास्ट में लिखा है उसको हम बोलेंगे b कैपिटल B. ओके, लाइक दिस वी कैन राइट दिस इज a, दिस इज x एंड दिस इज b. ओके, और ये a कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे क्रिएट करना है? a इज, ये जो a के अंदर जो एलिमेंट है, दिस एलिमेंट्स आर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड. ये इक्वेशन में जो भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हो उसको यहाँ पे लिख लो. पहले इक्वेशन में 3 - 2 3, एज यू कैन सी, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, है ना, 3 आएगा यहाँ पे. ओके, एंड दूसरे इक्वेशन में 2 1 -1, तीसरे इक्वेशन में 4 - 3 2. फिर एक्स वाई जेड, ये हर एक क्वेश्चन में ऐसा है, एक्स वाई जेड डायरेक्टली ऐसा ही रख दो. यहाँ पे अगर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड अगर है वेरिएबल तो उसको ऐसा लिखो. अगर कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी या स्मॉल ए बी सी ऐसा कुछ वेरिएबल होता तो उसको लिखना. ठीक है, एंड यहाँ पे लास्ट में सभी कांस्टेंट वाले टर्म को यहाँ पे लिख देना है हमको. ठीक है, दैट इज व्हाट कैपिटल बी. ओके, सो किस तरह से आपको क्रिएट करना है, ए और बी आपको पता चल गया. अब यहाँ से क्या करना है, मैंने बताया क्या, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करो. सो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मिल गई मुझे -17, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. वो 0 नहीं है, तो अगर वो 0 नहीं है तो हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों साइड, है ना. यहाँ पे ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो, सबसे पहले ये ए एक्स इक्वल टू बी जो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मेट आ गया था, ए एक्स इक्वल टू बी, देन ए इनवर्स into a x equal to a inverse into b, as we have found a determinant of a not equal to 0. then ये I x equal to a inverse into b, so x is equal to a inverse into b. okay, now we need to find a inverse. तो अब ये a inverse फाइंड करने की प्रोसीजर लिखनी पड़ेगी. अब मेरे ख्याल से a inverse फाइंड करना आपको परफेक्टली आ गया होगा, बराबर. a inverse हमने लास्ट एक्सरसाइज में अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली है. ए इनवर्स की प्रैक्टिस में क्या किया था हमने,
ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ए तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ए तो वो फाइंड करने के लिए हमने क्या सोचा था, पहले सभी के कोफैक्टर फाइंड करो, मैट्रिक्स ए के, है ना, मैट्रिक्स ए ये है, उसके सभी के कोफैक्टर फाइंड करो और वो कोफैक्टर का फिर ट्रांसपोज ले लो एंड देन उसका एक मैट्रिक्स बनाओ, वो हो जाएगा एडजॉइंट, है ना। उसको बनाने के लिए मैंने एक शॉर्टकट दे दी थी कि ये जो भी मैट्रिक्स है उसको लिखो, उसकी पहली वाली 2 रो को रिपीट करो, फिर 2 कॉलम को वापस रिपीट करो, पहली कॉलम एंड पहली रो को एक बार मिटा दो इरेज करके, देन बाकी जो बचेंगे एलिमेंट उसमें से कॉलम वाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ, यू विल फाइंड कंप्लीट आंसर, है ना। तो चलो मैं करके दिखा देता हूँ फटाफट से एक बार। सो ये मैट्रिक्स ए है विच इज़ ऑलरेडी वी हैव रिटन ईयर, और उसका हमको ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिख लिया है। और मैंने ये बता दिया था कि ये रफ वर्क में आपको ऐसा पहले ये मैट्रिक्स लिख लेना है, फिर आपको पहले वाली जो दोनों रो है उसको वापस एक बार रिपीट कर लो, रिपीट फर्स्ट एंड सेकंड रो, एंड फर्स्ट कॉलम को वापस रिपीट करो यहाँ पे 3 2 4 3 2 एंड -2 1 -3 -2 1, and then you just need to cancel first row and first column, okay, and then जो भी बचेंगे वो सभी एलिमेंट को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाओ, ये हो जाएगा 2 -3 विच इज़ -1, ठीक है, ऐसे ही लिखते जाओ चल जाएगा। फिर -9 + 4 विच इज़ -5, 2 -3 again which is -1, so like this we can write all the elements, okay। So by this way we can easily find all the cofactors and यही सेम कोफैक्टर को यहाँ पे लिख लो, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम ऐसा करके जो मिलेगा वही हमारा एडजॉइंट होगा, ठीक है। इस तरह से रफ वर्क में हमको जो भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो हमको आंसर मिल रहा है कॉलम वाइज उसको लिखते जाओ, पहली कॉलम के आंसर पहली कॉलम में लिखना है, दूसरी कॉलम के दूसरी कॉलम में, एंड तीसरी कॉलम के आंसर तीसरी कॉलम में, वही मैट्रिक्स वही जो पैटर्न में एलिमेंट मिले उसी को लिख लो, और उसका ट्रांसपोज लेने के बाद वापस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम करने के बाद जो मिलेगा वही हमारा एडजॉइंट ए है, एंड ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, तो एडजॉइंट ए लिख लो और डिटर्मिनेंट ए को डिवाइड कर लो, दैट इज़ -17 डिवाइड कर लो। अब क्या करना है हमको फाइनली, तो x की वैल्यू क्या है, ए इनवर्स इंटू बी, तो फाइनली x इक्वल टू क्या है भाई, ए इनवर्स इंटू बी, तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ गई 1/17 इंटू दिस मैट्रिक्स, ये हो गया ए इनवर्स, एंड बी की वैल्यू जो है वो वहाँ से ऊपर से उठा लो, बी ये जो है 814 बॉक्स में कॉलम मैट्रिक्स 81 क्या था 819 है ना, मेरे ख्याल से 819 ही है, 819 नहीं है 814 है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लिकेशन तो मेरे ख्याल से आपको सबको पता होगा कैसे करना है, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, है ना, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो कैसे होगा इसका आंसर भाई, -1 इंटू 8 दैट इज -8 -5 -4, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू 8 प्लस -5 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 4, अगेन सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम से फाइनली हमको आंसर कैसे मिलेंगे, ओके। सो बाय दिस वे वी कैन गेट दिस आंसर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ओके, एंड इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा फिर, ओके। सो -8 -5 -4 इज -17, सेकंड रो में आंसर -34 एंड थर्ड रो का बन जाएगा -51, एंड इफ़ वी डिवाइड 17 -17 ऑल द एलिमेंट, सभी एलिमेंट को अगर -17 से डिवाइड किया जाए तो फिर फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा फिर 1 2 3,
है ना, 1 2 एंड 3। और ये जो कैपिटल X था वो एक्चुअल में था क्या, X Y एंड Z का मैट्रिक्स। तो फाइनली मुझे X Y Z की वैल्यू क्या मिल गई भाई, कंपेयर करने से X इक्वल टू 1 मिला, Y इक्वल टू 2 एंड Z इक्वल टू 3, है ना। X इक्वल टू 1, Y इक्वल टू 2 एंड Z इक्वल टू 3. So this is what our final answer and final solution of this equation using matrix method. Okay, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी खास IMP की लिस्ट में रखना भाई। इस तरह के क्वेश्चन वो लोग बार बार 4 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि भाई इक्वेशन ऐसे 3 दे देते हैं, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड फाइंड करो इसके सॉल्यूशन, है ना। सो ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसको खास बराबर से प्रैक्टिस करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 29, द सम ऑफ 3 नंबर इज 6, मतलब कोई 3 नंबर का समेशन 6 है। तो चलो ऐसा समझ लो कि भाई चलो 3 नंबर A प्लस B प्लस C, ये 3 नंबर ले लेते हैं। लेट A B C आर 3 नंबर, ऐसा समझ लो, ऐसा लिख लेते पहले, लेट A B C आर 3 नंबर्स, बराबर। पहले ऐसे मैंने 3 नंबर एज्यूम कर लिए। फिर सबसे पहले क्या है, सम ऑफ 3 नंबर, तो ये तीनों नंबर का समेशन 6 है, ये पहली कंडीशन हो गई, इसको पहली कंडीशन बोल देते हैं या फिर पहला इक्वेशन। देन इफ़ यू मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, मतलब थर्ड नंबर मतलब C होगा ना, उसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, चलो, एंड ऐड सेकंड नंबर टू इट, दूसरे नंबर को ऐड कर लो, मतलब B को उसके अंदर ऐड कर लो, देन वी गेट 11, तो उसका आंसर आ गया 11। चलो इसको सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। फिर बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर A प्लस C, वी गेट डबल ऑफ द सेकंड नंबर, मतलब सेकंड नंबर का डबल, दैट इज 2B, तो उसको दे दिया हमने थर्ड इक्वेशन। ठीक है, नाउ रिप्रेजेंट दिस इक्वेशन एल्जेब्रिकली। ओके, हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यही हो गया आंसर, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया, ये आंसर हो गया पहला इक्वेशन का आंसर। एंड फाइंड द नंबर यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो इसका सॉल्यूशन, फाइंड नंबर मतलब ABC की वैल्यू, दैट इज व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो कंप्लीटली जो आगे वाला क्वेश्चन था वो वापस फॉलो करना है ना। चलो सॉल्व करते हैं, तो प्रैक्टिस हो जाए एक बार फटाफट से। मैं सबका इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ जल्दी से, हो सके उतना फटाफट से। सॉल्यूशन है ना, मुझे क्या फाइंड करना है इसमें, एल्जेब्रिकली तो मैंने डिनोट कर लिया, बट मुझे फाइंड करना है ABC। ठीक है, इट मीन्स आई नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ओके, सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, सबसे पहला काम होगा मुझे इसको AX इक्वल टू B के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो A क्या होगा, मैंने क्या बताया था भाई, A इज मैट्रिक्स ऑफ द एलिमेंट विच आर कमिंग फ्रॉम व्हाट, विच आर कमिंग फ्रॉम कोफिशिएंट ऑफ दिस 3 मैट्रिक्स। ये तीनों इक्वेशन के कोफिशिएंट हो गए, है ना। तो चलो ले लेते हैं उसको, पहला ABC का 1 1 1, खास ध्यान से देखना भाई, ये ABC का कोफिशिएंट क्या हो गया 1 1 1। फिर B एंड C का कोफिशिएंट है, बट A का कोफिशिएंट तो है नहीं, तो A का कोफिशिएंट क्या कंसीडर करेंगे, 0, है ना, 0A, कुछ नहीं है, मतलब 0A हुआ। फिर 1B एंड 3C, फिर A का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे B का कोफिशिएंट क्या है भाई, तो इसको एक्चुअल में हम कैसे सोच सकते हैं, इसको हम ऐसे सोच सकते हैं A माइनस 2B प्लस C इक्वल टू 0, है ना। तो अब सोचो कि A का कोफिशिएंट क्या हुआ 1, फिर B का कोफिशिएंट क्या हुआ -2, एंड देन C का कोफिशिएंट 1, सो B का कोफिशिएंट -2 है एंड देन 1। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, x के साथ, A इंटू एक्स, है ना। पहला वाला मिला A, तो वो क्या था, ABC के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। फिर x क्या होगा, XYZ, ओके, देन इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा फिर, कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स। अब कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स कौन सा होगा भाई, तो 6 11, एंड यहाँ पे लास्ट कॉलम, लास्ट रो में क्या आएगा, तो लास्ट रो को मैंने सिंप्लीफिकेशन में ऐसे लिखा है ना, A माइनस 2B प्लस C इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 0, तो ये लास्ट में यहाँ पे 0 है भाई, खास ये देखना, इसलिए मैंने इसको बाकी रखा था। वापस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये A माइनस 2B प्लस C इक्वल टू 0 है। तो थोड़ी देर के लिए अगर इसको मैं भूल जाऊँ, तो ये थर्ड इक्वेशन मेरा ये वाला बन गया,
और ये थर्ड इक्वेशन को मैं अगर इसको यूज़ करूँगा तो ये 6 11 क्या बन जाएगा टिल लास्ट में 0, 6 11 0, दैट इज व्हाट द कांस्टेंट पार्ट बी। ओके, सो इस तरह से मैंने ए एक्स एंड बी फाइंड कर लिया। अब मेरे ख्याल से आपको पता है मेथड क्या है, यहाँ से डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है, फिर डिटर्मिनेंट ए फाइंड करके अगर वो 0 नहीं है तो फिर ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे दोनों साइड, एंड देन वी नीड टू मेक सब्जेक्ट ऑफ एक्स, एक्स को सब्जेक्ट बनाओ, दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, फिर ए इनवर्स फाइंड करो यूजिंग दिस मैट्रिक्स ए, एंड देन बी के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर वो जो कॉलम मैट्रिक्स बी एंड जो ए मैट्रिक्स ए इनवर्स मैट्रिक्स मिला उसका मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो भी आंसर आएगा वो हमारा एक्स का आंसर होगा। दैट इज व्हाट द प्रोसीजर दैट वी हैव फॉलोड इन अवर अर्लियर क्वेश्चन एंड दैट इज अगेन वी नीड टू फॉलो इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो चलो मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ फटाफट से। सो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशंस दैट आई हैव ऑलरेडी डन, यू जस्ट नीड टू रेफर इट, क्योंकि सॉल्यूशन तो सिमिलर ही होगा, आगे जो सॉल्यूशन लिखा है वही है, बस जो कहीं पे आपने खुद से किया है तो कहीं पे एरर तो नहीं की है ना, वो बस एक बार चेक कर लो। बराबर, आंसर इज अगेन 1 2 3 सिमिलर टू द अर्लियर क्वेश्चन। ओके, एक्सरसाइज 4.6, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन क्वेश्चन नंबर 1 to 6। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिस्टेंसी हमको एग्जामिन करनी है, मतलब चेक करनी है, तो वो कैसे चेक कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर याद हो तो कंसिस्टेंस मतलब क्या था, कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल है, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। अब अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो उसमें दो टाइप होंगे, या तो वो सॉल्यूशन यूनिक होगा मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, है ना। एंड अगर सॉल्यूशन नहीं पॉसिबल होगा तो हम लिखते हैं ना वहाँ पे नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन, नो सॉल्यूशन। ओके, अब चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 है, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन, एंड डिटर्मिनेंट ए अगर 0 है तो वो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी दे सकता है या तो नो सॉल्यूशन भी दे सकता है। मतलब अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो आप पहले तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मुझे कंसिस्टेंट लिखूँ, कंसिस्टेंट में लिखना है इसको या फिर इनकंसिस्टेंट में लिखना है। तो वहाँ पे मैंने आगे एक चीज़ बता दी थी कि यहाँ पे आगे चेक करो आप एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है तो इनफाइनाइट, एंड अगर एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू नॉन ज़ीरो आ रही है तो फिर नो सॉल्यूशन, मतलब तो इनकंसिस्टेंट। ओके, सबसे पहले अगेन इसमें सभी में सबसे पहले फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ए, अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो फिर वो फाइनल हो गया कि यूनिक है, मतलब कंसिस्टेंट है, ठीक है। अगर बाय चांस डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ गई तो हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि इनफाइनाइट हो सकता है या फिर नो सॉल्यूशन हो सकता है। इनफाइनाइट में या फिर नो सॉल्यूशन में से कौन सा आएगा वो चेक करने के लिए मुझे एडजॉइंट ए इंटू बी चेक करना पड़ेगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। सबसे पहले फाइंड करेंगे हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में। तो डिटर्मिनेंट ए मतलब पहले तो मुझे इसको ए तो फाइंड करना पड़ेगा ना। ए क्या होता है, एक्स वाई का कोफिशिएंट, वो तो पता है ना आपको। इसको ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होता है ना। चलो मैं लिख के दिखाता हूँ एक बार फिर से। तो सबसे पहले ये इक्वेशन आपके क्वेश्चन में दिए है, उसमें से पहले मैंने ए फाइंड कर लिया विच इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई 1 2 2 3, एंड देन मैंने क्या बोला था, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट चेक करना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए चेक करो, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आएगी इसमें से भाई, तो इसमें डिटर्मिनेंट ए बन जाएगा 3 - 4 विच इज़ इक्वल टू -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। और यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर क्या होगा, फिर डेफिनेटली कंसिस्टेंट सिस्टम ही होगा। ये जो भी दो इक्वेशन है इसके हमेशा ही सॉल्यूशन क्या आएंगे, कंसिस्टेंट। हो गया पहला वाला। चलो सेकंड वाला देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में भी अगर मैं मैट्रिक्स ए फाइंड करूँ तो 2 - 1 1 1, और उसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 2 + 1 विच इज़ 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, हैंस यूनिक सॉल्यूशन। इट मीन्स कि कंसिस्टेंट सिस्टम है ये भी, इसकी सॉल्यूशन भी कंसिस्टेंट है। फिर थर्ड वन देखते हैं। चलो
तो क्वेश्चन 3 में मैट्रिक्स ए बन गया 1 3 2 6 एंड देन अगर मैं इसमें से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या हो जाएगा 1 6 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 विच इज इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बताया था, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो मुझे चेक करना पड़ेगा एडजॉइंट ए इंटू बी, है ना, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 है तो वो अगर इनफाइनाइट भी सोल्यूशन दे सकता है या फिर नो सोल्यूशन भी दे सकता है। इनफाइनाइट सोल्यूशन दे रहा है तो फिर वो कंसिस्टेंट हो जाएगा, और नो सोल्यूशन दे रहा है तो फिर वो इनकंसिस्टेंट बन जाएगा। तो मुझे एडजॉइंट ए इंटू बी चेक करके दिखाना पड़ेगा। तो चलो एडजॉइंट ए इंटू बी फाइंड करते हैं इसका। तो फिर एडजॉइंट ए की वैल्यू तो मेरे ख्याल से आपको पता है, प्राइमरी डायगोनल को इंटरचेंज करो एंड सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट को ऑपोजिट बना लो, ठीक है। एंड देन एडजॉइंट ए इंटू बी, बी मैट्रिक्स है 5 8, दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनली मुझे ये 6 -2 मैट्रिक्स मिला, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, है ना। वो 0 मैट्रिक्स नहीं आया। अगर यहाँ पे दोनों जगह 0 0 आ जाता तो वो 0 मैट्रिक्स बन जाता, बट वो नहीं बना, इसलिए दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। एंड अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 है, डिटर्मिनेंट ए 0 है एंड एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो क्या हो गया, नो सोल्यूशन। दैट इज व्हाई वी कैन से इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, यहाँ पे मैंने नोट्स में दिखाया था ना, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है एंड एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या हो गया, नो सोल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अगर ये याद है तभी हो पाएगा, अदरवाइज ये अगेन आपको आंसर फाइनल आंसर नहीं देगा अगर ये याद नहीं है तो इसको याद एक बार बराबर से परफेक्टली कर लेना। अगले वाले वीडियो में भी मैंने इस सब की हिंट दिखाई थी कि 0/0 का फॉर्मेट है तो उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और 0 समथिंग बाई 0 का फॉर्मेट है तो उसमें नो सॉल्यूशन। तो इस तरह की मैंने कुछ हिंट दिखाई थी दैट यू कैन फॉलो फ्रॉम लास्ट वीडियो, है ना। अगले वीडियो में से आप फॉलो कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 4, चलो आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में ये 3 इक्वेशन दिए हैं एंड मुझे चेक करनी है कंसिस्टेंसी, बराबर, मतलब कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले मैंने ए मैट्रिक्स बना दिया बाय टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, देन फर्स्ट टास्क इज टू फाइंड डिटर्मिनेंट ए, देन ये बन गया मेरा आंसर ए। अब ये ए आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, जनरली क्वेश्चन में जाएंगे और क्वेश्चन में देखेंगे कहीं पे ए की कोई कंडीशन तो नहीं दी है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कोई ए की कंडीशन तो नहीं दी है, फिर भी मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि अगर ए इक्वल टू 0 होता तो फिर ये थर्ड वाला जो इक्वेशन है ना, तो वो क्या हो जाता, अगर थर्ड वाला इक्वेशन ए इक्वल टू 0 होता तो 0x दैट इज 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 4, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। 0 इक्वल टू 4 तो पॉसिबल होगा ही नहीं ना। इट मीन्स कि ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। सो ए ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0, है ना। मैं यहाँ पे रीजन लिखा है, इफ़ ए इक्वल टू 0, अगर ए इक्वल टू 0 है तो वो इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करेगा नहीं, इक्वेशन 3 कभी भी होल्ड नहीं होगा। सो ए शुड नॉट बी ऑलवेज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे कंडीशन लिखी नहीं है, बट यू ऑलवेज नीड टू एज्यूम इट दैट ए कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। सो ए 0 नहीं है, मतलब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं है। दैट इज़ वाई अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, है ना। ओके, फिर अब मेरे ख्याल से प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई है हमारी। तो क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 दोनों मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, इतना तो हो जाएगा, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से क्वेश्चन 5 में इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, तो उसमें देखना एडजॉइंट ए इंटू बी भी फाइंड करना पड़ेगा, दैट यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ। और वो मैंने नोट्स दिखा दी थी, वो नोट्स के हिसाब से एक बार चेक करो। अगर 0 आ रहा है, एडजॉइंट ए इंटू बी अगर 0 आ रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो फिर नो सॉल्यूशन, ठीक है। और 6 में भी आपको सिमिलरली कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, डिटर्मिनेंट ए मेरे ख्याल से इसमें नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो ये कंसिस्टेंट सिस्टम बन जाएगी। कोई बात नहीं, आप चेक करना, उसके बाद आंसर बनाना, ठीक है। फिर क्वेश्चन 7 से लेके 14 में सभी में क्या है, solve the system of equation using matrix method. We have already solved 2 questions by this way, है ना। इसी वे से हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्पल में सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन 7 8 9 ये तो सब तीनों के तीनों छोटे हो जाएंगे, बाकी के क्वेश्चन में मेरे ख्याल से क्वेश्चन 11 12 13 14 थोड़े बड़े होंगे। पहले सबसे पहले क्या करना होगा, ए एक्स इक्वल टू बी का फॉर्मेट बनाना है, ए एक्स इक्वल टू बी का फॉर्मेट। फिर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या क्या बताया था मैंने,
ए एक्स इक्वल टू बी का फॉर्मेट, फिर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो फिर इसमें ए इनवर्स मल्टीप्लाई करके आपको एक बार दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पे ये ए इनवर्स ए हो जाता है आई, और आई इंटू एक्स हो जाता है एक्स, सो एक्स हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। अब मतलब मेरे पास ए मैट्रिक्स तो सभी में मिल ही जाएगा, है ना। ए एक्स इक्वल टू बी का फॉर्मेट मैंने बना दिया है ऑलरेडी, तो ए मैट्रिक्स आई कैन गेट फ्रॉम एनी इक्वेशन, और उसका मुझे इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, एंड उसको बी मैट्रिक्स के साथ, जो कॉलम वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो वट एवर आंसर यू विल गेट, दैट इज योर आंसर ऑफ एक्स, दैट यू नीड टू फाइंड फॉर दिस क्वेश्चन 7 to 14। एंड आई होप कि ये सब क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब बार बार वही मुझे नहीं बताने पड़ेंगे, ये होमवर्क में हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 भी यही है। देखो ए मैट्रिक्स दिया है, ए इनवर्स फाइंड करना है, तो चलो इसको तो एडजॉइंट की मेथड से फाइंड कर सकते हैं, कोई कुछ लिखा नहीं है। दूसरा क्या है, यूजिंग दिस ए इनवर्स वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 - 3 5 वही है क्या, हाँ 3 2 - 4 यही है, 1 1 - 2 यस। ये इसमें जो ए मिल रहा है ना, इसमें जो ए मैट्रिक्स ए एक्स इक्वल टू बी में जो ए मैट्रिक्स मिल रहा है वो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, और उसका हमने ऑलरेडी ए इनवर्स फाइंड कर लिया यहाँ पे आगे। सो डेफिनेटली वी कैन इजीली फाइंड यूजिंग मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। सो ये अगेन सिमिलरली आगे वाला क्वेश्चन ही हो गया, बस लिखा कुछ अलग तरीके से है कि पहले ए इनवर्स फाइंड कर लो, फिर इसको बोला कि ये यही ए इनवर्स को यूज़ करके इसको सॉल्व कर लो। वही हम करते हैं ना भाई, ऑलरेडी हमने वही प्रोसीजर तो सीखी है, तो वही हम करने वाले हैं। सो ये भी हो जाएगा मेरे ख्याल से। फिर क्वेश्चन नंबर 16, इसको देखो चलो। सी कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg wheat and 2 kg rice is 60. Similarly, cost of 2 kg onion, 4 kg wheat, 6 kg rice is 90. Cost of 6 kg onion, 2 kg wheat and 3 kg rice is 70. Find cost of each item per kg by matrix method. Okay, सबसे पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ चलो कि चलो x, लेट x इक्वल टू व्हाट, तो कॉस्ट ऑफ से ऑनियन पर केजी, ठीक है, से y इक्वल टू कॉस्ट ऑफ, दूसरा क्या है, वीट पर केजी, मतलब 1 kg का कॉस्ट है ना, फिर कॉस्ट ऑफ z इक्वल टू कॉस्ट ऑफ से राइस पर केजी, 1 kg की राइस की कॉस्ट क्या है, z है। तो अब समझो, पहला इक्वेशन मैं बराबर से समझा रहा हूँ, उसके बेस से सेकंड एंड थर्ड आप आराम से बना सकते हो। कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन प्लस 3 kg वीट प्लस 2 kg राइस इज 60, मतलब ये तीनों की टोटल कॉस्ट 60 हो गई। मतलब अगर मैं मार्केट में जाऊँ 60 रुपीज़ लेके, अगर मैं मार्केट में जाऊँ तो मैं 4 kg ऑनियन खरीद सकता हूँ, 3 kg वीट खरीद सकता हूँ एंड 2 kg राइस खरीद सकता हूँ। ये तीनों की तीनों खरीदने के बाद मुझे टोटल 60 रुपीज़ मतलब वहाँ पे करने पड़ेंगे, है ना। सो 4 kg ऑनियन प्लस 3 kg वीट प्लस 2 kg राइस मैंने खरीदा, तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या हुई, 60 रुपीज़। तो समझो कि 4 kg ऑनियन, 1 kg ऑनियन की कॉस्ट x है ना, 1 kg ऑनियन की कॉस्ट क्या है, x, तो 4 kg ऑनियन की कॉस्ट क्या हो गई, 4x, ठीक है। फिर 1 kg वीट की कॉस्ट y है, तो 3 kg वीट की कॉस्ट क्या हो गई, 3y, एंड 2 kg राइस की कॉस्ट क्या हो गई, 2z, है ना। तो ये तीनों की तीनों कॉस्ट का एडिशन क्या हो गया भाई, 60 रुपीज़, तो दैट इज इक्वल टू 60। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन 1 मैंने कैसे बनाया। तो अब इसी तरीके से इक्वेशन 2 कैसे बनाते हैं, 2 kg ऑनियन दैट इज 2x प्लस 4 kg वीट 4y प्लस ये 4 kg वीट प्लस 6 kg राइस, तो 6z इक्वल टू उसकी कॉस्ट कितनी हुई, 90, तो इसको इक्वेशन 2 दे दिया। एंड देन कॉस्ट ऑफ 6 kg ऑनियन 6x प्लस 2 kg वीट 2y प्लस 3 kg राइस, उसकी कॉस्ट है 70। एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड इज, और टारगेट इज टू फाइंड x y z। सो अल्टीमेटली वी हैव 3 इक्वेशन हियर, और 3 इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से या कोई भी मेथड से, यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड लिखी है, तो मैट्रिक्स मेथड से मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वही तरीका ए एक्स इक्वल टू बी वाला यूज़ कर लो, मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल जाएगा। पर ठीक है, अब यहाँ से आगे आप खुद से ट्राई करना। तो आई होप कि मेरे ख्याल से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा
और कहीं पे दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।